हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए आए हैं और वो टॉपिक जैसा कि आप देख पा रहे हो प्रोनाउन है। नाउन का मैं 6 एवी बना चुका हूँ और आई होप आपने उससे फ़ायदा उठाया होगा, उसको प्रॉपर्ली देखा होगा। मुझको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, दिशा के स्टूडेंट्स हैं, अक्सर बच्चों आप लोग वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं जो मैंने एग्जैक्टली लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। वो एग्जाम्पल पूछ ले रहे हैं मुझसे आप अपने इंटरैक्टिव सेशन में, जो एग्जाम्पल मैंने आपको डिस्कस किया है अपने नाउन के एवी बनाने के टाइम। तो दैट इज वेरी पेनफुल ब्रदर, पेनफुल इन द सेंस कि आप देखो मैं सेटअप अपने घर पर लगाया हुआ हूँ, फाइन, एंड इट टेक्स पेन कि उसको बोल्ट को लटकाना और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना, फिर आपको पढ़ाना, और उसके बाद ये लगता है कि यार बच्चे ने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, तो दैट इज पेनफुल। ओके, तो आपको जब टीचर बता रहा है और उसके बाद आपके पास इतनी बढ़िया सिचुएशंस हैं कि आप उसके ऊपर उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके बाद अगर आप उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं तो यू आर गोइंग टू पे फॉर इट वन डे। ओके, सो अभी भी आपके पास टाइम है। आप नाउन्स का पोर्शन मैंने बहुत प्रॉपर्ली क्रिएट किया है। जो बच्चे मुझसे जुड़े नहीं हैं या दिशा के नहीं हैं वो तो मुझसे डायरेक्ट 1-to-1 नहीं पूछ सकते, मगर जो बच्चे दिशा के हैं वो तो एटलीस्ट उस पर क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, कि सर आपने ये बताया, ये बातें क्लियर, कुछ बच्चे करते भी हैं। सो आई होप आप प्रोनाउन को बहुत प्रॉपर्ली पढ़िएगा। चलिए, सो प्रोनाउन एक इजी टॉपिक है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बातें हैं जो प्रोनाउन की डिफिनेशन में ही है बच्चों, और उसके ऊपर क्वेश्चंस भी ठीक ठाक हैं। वो एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि आप कह सकते हैं कुछ ग्रे एरिया है, जो प्रोनाउन में आसानी से नहीं समझ में आता। तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं। व्हाट इज द डेफिनेशन? प्रोनाउन इज अ वर्ड, इफ अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट prevents the repetition of a noun in any sentence, in a sentence. प्रोनाउन वो शब्द है जो किसी वाक्य में नाउन के आवृत्ति को, रेपिटिशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। फाइन, इस डिफिनेशन से दो बातें बच्चों बहुत ही क्लियर है। पहली चीज कि अनलेस एंड अनटिल अ नाउन इज नॉट रिपीटेड, देयर हैज टू बी repetition of a noun अगर आप प्रोनाउन को यूज करना चाह रहे हैं तो आपको नाउन का रेपिटिशन के प्लेस पर ही यूज करना पड़ेगा, है ना। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि इसका मतलब प्रोनाउन कैन नेवर बी द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ एनी सेंटेंस और एनीथिंग, इज इट? क्या प्रोनाउन किसी भी वाक्य का या किसी भी चीज का सबसे पहला शब्द नहीं हो सकता? क्यों पहला नहीं हो सकता? बिकॉज आप कह रहे हैं कि देयर हैज टू बी अ रेपिटिशन, कि एक रेपिटिशन होना चाहिए। तो क्या ये बात थियोरेटिकली करेक्ट है? ये बात थियोरेटिकली भी करेक्ट है, प्रैक्टिकली केवल आपको उसको करेक्ट पर्सपेक्टिव में समझना है तो आपको ये बात समझ में आएगी। जैसे मान लो अगर मैं सेंटेंस बोलूं, ही इज अ टॉल बॉय, एंड इफ आई हैपन टू आस्क यू कि एक सेंटेंस है ही इज अ टॉल बॉय, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? तो आप कहिएगा सर ये सेंटेंस एब्सोल्युटली करेक्ट है, ही इज अ टॉल बॉय इज करेक्ट सेंटेंस। इफ द सेंटेंस इज करेक्ट then here pronoun is the very first word of the sentence. How come this is correct? Fine. तो आपको इसको तभी आप करेक्ट मान सकते हैं जब आप ये मान लेंगे कि बैक ऑफ द स्टोरी कहीं पर राम, श्याम, सोहन, मोहन, कोई एक लड़के का नाम आया है और ये मिडल ऑफ द कंटेक्स्ट, बीच में से एक सेंटेंस ले लिया गया है ना। देयर हैज टू बी वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉय, ही वाज अ वेरी टॉल बॉय, ही इज अ वेरी टॉल बॉय। Are you getting me? तो अगर कहीं ना कहीं किसी लड़के का जिक्र पहले हो चुका है तभी ये सेंटेंस करेक्ट है ना।
फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि एक स्टोरी है और स्टोरी का हेडलाइन है स्टोरी ऑफ अ बॉय, फाइन, और आपसे मैं स्टोरी का हेडलाइन नहीं बोलूं और कहूं कि बच्चों मैं आज आपको कोई कहानी सुनाने जा रहा हूं, ही इज अ वेरी टॉल बॉय, सो यू विल से हु इज अ वेरी टॉल बॉय सर. सो here you cannot start abruptly with the preposition, I'm sorry, with the pronoun, है ना. So it is absolutely correct that for a pronoun there has to be the repetition of a noun, और इसलिए कहीं कहीं पर noun repeat नहीं होता है और आप pronoun को यूज कर देते हैं और वो बहुत ही बढ़िया एरर क्रिएट करता है. जैसे रिलेटिव प्रोनाउन आपको मैंने नाउन में थोड़ा सा पढ़ाया है, अभी मैं रिलेटिव प्रोनाउन को आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा. जितना आपको जानने के लिए यहां चाहिए उतना मैं आपको नाउन में पढ़ा चुका हूं. अगर मैं आपको दो सेंटेंस दूं और ये बोलूं कि एक सेंटेंस है राम इज अ टॉल बॉय, और दूसरा सेंटेंस है सेम नाउन का राम इज माय नेबर. ये दो आपको सिंपल सेंटेंसेस दे दिए. एक सेंटेंस है राम इज अ टॉल बॉय, एक सेंटेंस है राम इज माय नेबर. दोनों का सब्जेक्ट सेम है, केवल प्रेडिकेट पार्ट डिफरेंट है. और आपसे मैंने कहा कि इस सेंटेंस को आप सिंथेसिस कर दीजिए, जोड़ दीजिए. तो आप जानते ही होंगे कि जिन सेंटेंसेस का सब्जेक्ट सेम होता है, फाइन, इसका मतलब ये इज माय नेबर राम के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ही तो है, बिकॉज सब्जेक्ट स्टैंड द सेम, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ही है. तो ऐसे में आप हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन का. तो आपने अगर जोड़ा तो आप क्या लिखेंगे, राम रिलेटिव प्रोनाउन हु इज अ टॉल बॉय. अब आप क्या करेंगे, क्या आप फिर से राम को लिखेंगे कि सिर्फ प्रेडिकेट पार्ट को लिखेंगे? सिर्फ आप प्रेडिकेट पार्ट को लिखेंगे बिकॉज दोनों का सब्जेक्ट सेम ही है. तो आप लिखेंगे राम हु इज अ टॉल बॉय इज माय नेबर. क्लियर? अब आप टेक्निकलिटी देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से ये वहां पर आपने फिर नाउन को रिपीट नहीं किया, बिकॉज ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन यू हैवंट रिपीटेड द नाउन. अब अगर नाउन रिपीट नहीं हुआ है तो यहां पर आप प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते और यहीं पर एरर होगा. आपको सेंटेंस मिलेगा ऐसा सेंटेंस जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है, राम इज अ टॉल बॉय, ही इज माय फ्रेंड. सॉरी, राम हु इज अ टॉल बॉय, ही इज माय फ्रेंड. हियर द यूज ऑफ प्रोनाउन is absolutely wrong. Clear? So pronoun can be used only if a noun is repeated. If a noun is not repeated, pronoun cannot be used. और इसीलिए relative pronoun का ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और आपने इस तरह के बहुत क्वेश्चन देखे होंगे कि सब्जेक्ट के सेंटेंस के बीचों बीच रिलेटिव प्रोनाउन से दो सेंटेंस जोड़ा हुआ है और आपने दूसरे सेंटेंस में किसी पर्सनल प्रोनाउन का यूज कर दिया, तो वो एरर हो जाता है. क्यों एरर हो जाता है? इस कंसेप्ट से, क्योंकि वहां पर नाउन रिपीट नहीं हुआ होता. Am I clear? तो आपको आई होप आप इसको जोल्ट आउट डन कर रहे हैं. तो आपको एक बात क्लियर हो गई कि प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड, देयर हैज टू बी अ रिपीटिशन ऑफ अ नाउन, एंड प्रोनाउन कैन नॉट बी यूज्ड इफ अ नाउन इज नॉट रिपीटेड. ओके. दूसरी बात इसमें आपको ये बात को ध्यान रखना है. अच्छा, एक चीज और आप हो सकता है आपके दिमाग में आए कि सर अगर हम प्रोनाउन का यूज करना ही नहीं चाहें, सिर्फ नाउन और नाउन से सेंटेंस बनाएं, तो क्या ये पॉसिबल है? जैसे अगर हम ये लिख दें राम इज, आई एम यूजिंग सेम एंड सेम सिंपल एग्जांपल अगेन so as to make my points clear. Fine. So Ram is my neighbor. Ram is a tall boy.
राम प्लेज विद मी, और आप ऐसे सेंटेंस बार बार लिखते जा रहे हैं, तो क्या ये राम और ये राम गलत है? क्या आपको लिखना चाहिए राम इज माई नेबर, ही इज अ टॉल बॉय, ही प्लेज विद मी? क्या यूज ऑफ नाउन इज रॉन्ग? सी, ग्रामेटिकली द यूज ऑफ noun repeatedly is not wrong. Fine, you can use nouns, but that won't make sentence that appealing. तो आपका वाक्य उतना appealing नहीं लगेगा, उतना अच्छा नहीं लगेगा, है ना, monotonous लगेगा कि आप बाहरी बार एक चीज को यूज कर रहे हो। तो ग्रामेटिकली तो कोई एरर नहीं होगा, मगर आपका सेंटेंस एक स्टैंडर्ड का सेंटेंस नहीं होगा, सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। बट अगर आपने यहां पर ही यूज कर दिया, तब आपको फिर प्रोनाउन के रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा कि यहां पर ही लगना है, कि शी लगना है, कि हिम लगना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो हम लोग इस पूरे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? सो यूज ऑफ प्रोनाउन इन द प्लेस ऑफ नाउन इज नॉट दैट मैंडेटरी, बट इट इज बेटर दैट वी यूज प्रोनाउन। तो हो सकता था आपके दिमाग में ये बात आए, तो मैंने बाय द वे बता दिया। तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताया कि कहां पर आप प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते, अगर सेंटेंस में नाउन ना हो, सॉरी, नाउन का रिपीटिशन ना हो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नाउन, इफ प्रोनाउन इज नॉट एबल टू clearly denote its antecedent, अगर सेंटेंस में प्रोनाउन इस बात को एकदम साफ साफ नहीं दिखा पा रहा है कि उसका एंटीसीडेंट कौन है। बच्चों, एंटीसीडेंट उस नाउन को बोलेंगे जिसके लिए प्रोनाउन सेंटेंस में यूज किया गया, दैट इज टेक्निकली कॉल्ड एंटीसीडेंट। अगर प्रोनाउन क्लियरली अपने एंटीसीडेंट को नहीं बता पा रहा है, तो भी आप वहां पर प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते, है ना। आप सेंटेंस देखिए, मैं थोड़ा सा कुछ स्पेस चाहिए तो मैं बोल्ड रब कर रहा हूं। आई होप आपने इसको भी टेक डाउन किया होगा। सपोज मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, my aunt and my friend were in a party she was looking beautiful. फाइन, आपने नाउन पढ़ लिया है, दोनों के साथ पॉजिटिव प्रोनाउन लगा हुआ है, इसका मतलब आपका फ्रेंड अलग है और आपकी आंट अलग है, एंड योर फ्रेंड कैन वेरी वेल बी द गर्ल, सो नो प्रॉब्लम। तो मेरी आंट और मेरी दोस्त एक पार्टी में है, सॉरी पार्टी में थी, और वो बहुत सुंदर लग रही थी। कौन बहुत सुंदर लग रही थी? आपकी आंट बहुत सुंदर लग रही थी कि आपकी फ्रेंड बहुत सुंदर लग रही थी? क्या ये प्रोनाउन अपने करेक्ट एंटीसीडेंट को बता पा रहा है कि आंटी बहुत सुंदर लग रही थी कि आपकी फ्रेंड बहुत सुंदर लग रही थी? क्लियर हो रहा है ना आपको? तो यहां पर प्रोनाउन अब्रप्ट है, वेग है, और ये नहीं बता पा रहा है कि उसका करेक्ट एंटीसीडेंट क्या है। या तो आप प्रोनाउन ही चेंज कर दीजिए, या तो आप प्रोनाउन चेंज कर दीजिए और शी की प्लेस पर क्या लिख दीजिए? दे। फाइन, आप या तो प्रोनाउन चेंज करके लिख दीजिए कि दे वर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो झंझटी खत्म हो गई, दोनों के दोनों सुंदर लग रहे थे, है ना। सो देन ऑल्सो एरर वुड बी दिस पार्ट ओनली। मगर अगर आप ये नहीं कहना चाह रहे हैं और आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं मेरी फ्रेंड सुंदर लग रही थी, या ये कहना चाह रहे हैं कि मेरी आंट सुंदर लग रही थी, देन यू हैव टू बी स्पेसिफिक।
आपको लिखना पड़ेगा फुल स्टॉप, माई आंट वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल या माई फ्रेंड वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। या और भी तरीके हैं, आप लिख दीजिए द फॉर्मर, जिसका नाम आपने पहले लिखा हुआ है, वो सुंदर लग रही थी, या लिखिए द लैटर LATTER वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल। इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर? सो टू प्लेसेस, टू कंडीशंस एक्चुअली, जहां पर प्रोनाउन का यूज आप नहीं कर सकते। अगर सेंटेंस के बीचों बीच, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से जनरली होता है कि नाउन रिपीट नहीं हुआ है, तो प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर प्रोनाउन अपने क्लियर एंटीसीडेंट की तरफ इशारा नहीं कर रहा है, तो भी आप प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते। ये एंटीसीडेंट के ऊपर बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपसे और डिस्कस करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने वाला हूं ये बहुत आता है और बच्चों को समझाना मुश्किल होता है। तो ये कंटेक्स्ट में है, तो इस टाइम मैं आपको बताऊं, होप कि मुझे क्वेश्चन याद आ जाए। दिस इज द प्रॉब्लम विद मी कि मुझे किसी का एग्जैक्ट लिखा हुआ याद नहीं आता, बट आई ट्राई माय लेवल बेस्ट। द क्वेश्चन वाज the relatives of the deceased avenged his death. Yes, this is the question. Thank God, मुझे याद आ गया। The relatives of the deceased avenged his death. आपने नाउन पढ़ा हुआ है, आप ये जानते हैं कि एक सेंटेंस में बहुत से नाउन्स हो सकते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि किस नाउन से बात आगे बढ़ाई जा रही है। इसी सेंटेंस के कंटेक्स्ट में मैं आपको बता दूं, जैसे अगर मैंने बोला वाटर इज डर्टी, ये अंग्रेजी करेक्ट है, सेंटेंस करेक्ट है, मगर अगर हम बोल देंगे ग्लासेस ऑफ वाटर, क्या अभी भी इस डर्टी ही रहेगा? आर डर्टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो है वो सेंटेंस वाटर के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रहा है, पानी के ग्लास के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। क्लियर? सिमिलरली इस सेंटेंस में डिसीज मतलब होता है मरा हुआ व्यक्ति। टेक्निकली ये जो टेक्निकल चीज मैंने आपको पढ़ाया, सेंटेंस डिसीज के अकॉर्डिंग आगे चलना चाहिए कि रिलेटिव्स के अकॉर्डिंग आगे चलना चाहिए, है ना? इट इज क्वाइट क्लियर। आप कहिएगा सर रिलेटिव्स के अकॉर्डिंग आगे चलना चाहिए। सो अगर रिलेटिव्स है प्लूरल, तो एरर यहां पर फॉल कर गया। आप इसको सीधे सीधे एंटीसीडेंट को प्रोनाउन से मैच कराने के लिए यहां पर कर देंगे देयर। क्लियर? अभी आपने क्या किया, ग्रामर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को करेक्ट कर दिया। अब मीनिंग गड़बड़ा गई। मीनिंग क्या हो गई? मरे हुए व्यक्ति के रिश्तेदारों ने अपनी मौत का बदला ले लिया। इसका मतलब वो लोग जो मरे ही नहीं हैं, रिश्तेदार हैं, उन्होंने अपनी मौत का बदला ले लिया। और जबको आपको कहना क्या चाहिए था, मरे हुए व्यक्ति के रिश्तेदारों ने उसकी मौत का बदला ले लिया। किसके? मरे हुए व्यक्ति की। इसका मतलब यहां पर अगर आप प्रोनाउन को प्लेस करेंगे, तो यहां पर प्लेस हुआ प्रोनाउन डिसीज की तरफ इशारा ना कर, डिनोट ना कर रिलेटिव्स की तरफ चला जाएगा। ओके? और आपके प्रोनाउन को अपने करेक्ट एंटीसीडेंट से मैच करना चाहिए। देयरफॉर इस जगह पर भी आप प्रोनाउन का यूज कर ही नहीं सकते। अगर आप यूज कीजिएगा तो वो मीनिंग वाइज, स्ट्रक्चर वाइज तो एक स्ट्रक्चर होगा, मीनिंग वाइज गड़बड़ा जाएगा। फाइन? तो आपको करना चाहिए द रिलेटिव ऑफ द डिजीज एवेंज्ड द डेथ ऑफ द डिसीज्ड। क्लियर? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो ये दो बातें थी जो कि प्रोनाउन के डेफिनेशन में ही थी, जो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया कि एक प्रोनाउन को अपने नाउन एंटीसीडेंट को क्लियरली डिनोट करना चाहिए, और अगर प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट को डिनोट नहीं कर पा रहा है तो वहां पर प्रोनाउन का यूज नहीं हो सकता। अब आगे बढ़िए।
Now the rule says that a pronoun must match its antecedent. एक प्रोनाउन को अपने एंटीसीडेंट से मैच करना चाहिए। किन आधारों पर? 3 आधार पर मैच करना चाहिए। फर्स्ट इज जेंडर, दूसरा नंबर, तीसरा प्लेस। क्लियर? जेंडर के अकॉर्डिंग मैच करना चाहिए, नंबर के अकॉर्डिंग मैच करना चाहिए और प्लेस के अकॉर्डिंग मैच करना चाहिए। ये फिर एक स्कोप हो गया, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम हो गया एरर्स का। कभी कभी नंबर के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता, कभी कभी जेंडर के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता, कभी कभी प्लेस के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता। जैसे जेंडर का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। The company has issued his shares. Fine. Company is a non-living thing, so how can it issue his share? It has to issue its share. Okay? The lioness has attacked his own child. Child is cub because lion का है. So here lioness clearly plural है. Fine. आप इसके साथ हर लगा सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है, एकदम करेक्ट है, हर लगा सकते हैं। या अगर बहुत ही क्लियर कंसेप्ट किसी का नहीं है तो वो इट्स कर सकता है, अदरवाइज हर इज द करेक्ट आंसर, मगर हिज तो कभी नहीं कर सकता। क्लियर? सो एक नाउन का अपने एंटीसीडेंट से जेंडर से मैच करना बहुत ही अनिवार्य है। क्लियर? यहां पर क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, जैसे कि कोई मेल जेंडर का हो गया। आपने देखा होगा द किंग हैज मैरिड हर डॉटर्स फ्रॉम द लैस, LASS लैस। लैस लड़कियों के समूह को बोलते हैं। फाइन। और उसके बाद उसमें नाउन चला दिया है मेल वाला, हिज। सो आप जैसे कि वर्ड आता है बैलेरीना, बैलेरीना नर्तकी को बोलते हैं, है ना। सो अगर एक्ट्रेस आ रहा है, एक्ट्रेस, तो दैट हैज टू बी प्लूरल। आई एम सॉरी, दैट हैज टू बी female gender. The actress has played her role very well in the movie. Clear? और अगर आपने बोल दिया the actress has played his role, तो एरर हो गया। Fine? इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन में जनरली क्वेश्चन बहुत ही इजी और बेसिक है, बहुत ही इजी और बेसिक है। किसी के नाम के ऊपर आपको क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि नाम से आप जेंडर जनरली नहीं डिसाइड कर सकते, ग्रामर तो नहीं डिसाइड करेगी। फाइन। तो प्रोनाउन अगर आपने प्रॉपर नाउन के सेंस में दे दिया है तो जनरली आपको इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, मगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कोई भी टेक्निकलिटीज में, जैसे कि मेल के लिए अलग अगर नाम है और फीमेल के लिए अलग नाम है। यहां पर बच्चों थोड़ा सा कंसेप्ट लोगों का जेंडर्स का भी क्लियर नहीं है, और मैं आपको जल्दी ग्लिम्सेस जेंडर का भी पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि लेक्चर को मैं एकदम डिरेल नहीं करना चाह रहा हूं। सो मैं आपको जेंडर के बारे में कुछ बातें प्रोनाउन एंड जेंडर की क्लियर करना चाहता हूं। फिलहाल मैं अपनी इस बात को पहले मुकम्मल कर लूं, आई विल कम बैक टू दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हैज टू, अ प्रोनाउन मस्ट मैच इट्स एंटीसीडेंट अकॉर्डिंग टू जेंडर, देन अकॉर्डिंग टू नंबर। ईच girl in the class has played their part.
अब आप तो एकदम ही क्लियर देख रहे हैं कि हैज लिख दिया है, इसका मतलब सिंगुलर है। वैसे भी आप नाउन पढ़ चुके हैं, ईच सिंगुलर एडजेक्टिव है। गर्ल देखिए सिंगुलर है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, हर पार्ट। फाइन, यहां पर हम जेंडर के कंटेक्स्ट में नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं कि ये सिंगुलर है, इट हैज टू बी सिंगुलर। फाइन, और इसमें भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सिंगुलर और प्लूरल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। उसको भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कराऊंगा। लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इज द प्लेस। प्लेस के लिए मैं आपको पूरा टेबल बनाऊंगा, मगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये मैं आपको नाउन में बता भी चुका हूं। एक सिंपल सा ले लो, अगर जेंडर मेल है सिंगुलर, तो उसका सब्जेक्ट का प्लेस होगा, कर्ता का प्लेस होगा प्रोनाउन का ही। फाइन, उसके कर्म का प्लेस होगा, ऑब्जेक्ट का प्लेस होगा हिम, और उसके पॉजिटिव का प्लेस होगा हिज। ओके, अब अगर हम सेंटेंस बनाएं जिसमें नाउन का आया है सब्जेक्ट की प्लेस पर, और अगर हम ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन लगा दें तो एरर हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें, एक ही में हम सब ले लेते हैं, राम हैज किल्ड श्याम। सो अगर आपको यहां चेंज करना है और आपने लिख दिया हिम हैज किल्ड श्याम, बहुत ही विजिबल एरर है, बहुत ही विजिबल एरर है। तो ये तो बेसिक है, ये तो बेसिक है। जिसका प्लेस क्लियर नहीं होता उसको इसमें प्रॉब्लम होती है। हु और हु में तो आपको अभी प्रॉब्लम आने वाली है, मैं अभी आपको उसको समझाता हूं कि आप उसमें से कैसे निकलिएगा। क्लियर? अगर हमने कहा राम हैज किल्ड, राम ने अपने भाई को मार दिया, राम हैज किल्ड हिम ब्रदर। क्या ये हो सकता है राम हैज किल्ड हिम ब्रदर? क्या ये हो सकता है राम हैज किल्ड ही ब्रदर? अगेन इट इज नॉट पॉसिबल। फाइन, सो इट हैज टू बी राम हैज किल्ड हिज ब्रदर। ओके, सो इट हैज टू बी, एक नाउन को अपने एक प्रोनाउन को अपने नाउन से मैच करना चाहिए, नंबर से, जेंडर से और प्लेस से। क्लियर? अब मैं आपको जो कह रहा था कि मैं आपको जेंडर के बारे में कुछ बातें बताता हूं। मैं पहले जेंडर के बारे में कुछ चीजों को डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद एक एक करके हम लोग प्लेस को डिस्कस करेंगे और एक एक करके हम लोग नंबर्स को डिस्कस करेंगे, वो एक टेबल के जरिए डिस्कस करेंगे। ओके, okay, so just give me a gap of 1 minute, I'm coming back. तो हम लोग पढ़ने जा रहे थे प्रोनाउन एंड जेंडर्स। आप लोग जानते होंगे कि यहां पर थोड़ा सा मिसमैच भी है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में केवल 3 जेंडर है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, मगर इंग्लिश लैंग्वेज में 4 जेंडर है, मस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड कॉमन। सो इट हैज टू बी मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। ओके, और कैसे डिवाइड हुआ है? मस्कुलिन के लिए हम लगाते हैं ही, फेमिनिन के लिए हम लगाते हैं शी, कॉमन के लिए ही और शी दोनों का यूज हो सकता है जैसे जैसा वो आए, और न्यूट्रल जेंडर के लिए इट।
यहां तक तो बातें बहुत ही क्लियर हैं, बहुत ही इजी हैं। अब आप देखिए, जिस भी चीज का जेंडर क्लियर होगा कि ये मेल है, उसके लिए हम ही का ही यूज करेंगे, है ना। मगर इसमें थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है। एनिमल्स के लिए हम 99% ही और शी का ही यूज करेक्ट करेंगे। जैसे अभी मैं आपको इससे पहले बता रहा था, ज्यादातर एनिमल जितने भी बड़े जानवर हैं उसमें से ज्यादातर के मेल और फीमेल के डिस्टिंक्टिव नेम हैं। जैसे लायन का लायनस, टाइगर का टाइग्रेस। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि लायन के साथ आप लगाएंगे ही और लायनस के साथ आप लगाएंगे शी। यहां पर इट का यूज नहीं होगा क्योंकि यहां पर मेल और फीमेल एकदम ही क्लियर है। मगर मान लो अगर आ जा रहा है हमारे पास एलिफेंट, मंकी, गोट, जबकि गोट का भी होता है, अगर बिली गोट, BILLY, बिली गोट आ जाए तो आपको ही लगाना है, और नैनी गोट आ जाए तो आपको शी लगाना है, मगर सिर्फ गोट आ जाए। तो अगर मंकी आ गया, एलिफेंट आ गया, गोट आ गया, ऐसे एनिमल्स जिस नाम से आपको जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो भी आपको इट लगाने में गुरेज करना है ना। और मैं आपको बताता हूं कि किस कंडीशन में ही आप इट लगा सकते हैं। अगर बड़े जानवर हैं और आपने सेंटेंस इस तरीके से बनाया है जैसे कि आप उन जानवरों को देखे हुए हैं या देख रहे हैं, या उनसे आपका कोई संबंध है, यानी कि वो मेरे घर में पला है, मेरे दोस्त के यहाँ पला है, या हाथी जो कि मैं सामने देख रहा हूं, तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो भी इनके लिए ही और शी का ही यूज करना चाहिए। द एलिफेंट विच इज इन माई हाउस, शी इज वेरी स्ट्रांग। तो आपके घर में एनिमल है, बड़ा एनिमल है, आप उसको रिजेम्बलेंस से ही देखकर जान जाएंगे कि ये मेल है कि फीमेल है, और आपको ही शी ही को ही प्रेफर करना पड़ेगा। सिर्फ एक जनरल सेंस में अगर इन जानवरों का नाम आ जाए, जनरल सेंस में, जिससे कोई संबंध, कोई सामने देखना, ऐसा कुछ ना हो। एक जानवर होता है, बहुत बड़ा होता है, और उसका ट्रंक होता है, वो हैवी चीजों को उठा लेता है, उसको हाथी बोलते हैं, समथिंग लाइक दैट, है ना। देयर इज एन एनिमल विच इज वेरी बिग, इट हैज गॉट अ ट्रंक, it has got a trunk, it can carry heavy loads of weights। तो ये अगर आपने बोल दिया तब ही आप बड़े जानवर के साथ इट लगाएंगे। तो बड़े जानवरों के साथ जनरली हमको ही और शी का यूज करना चाहिए। Am I clear? So ही और शी आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि ये इंसान, ह्यूमन बीइंग के साथ तो आपको लगाना ही लगाना है, जब मेल है तो ही और जब फीमेल है तो शी, और बड़े जानवरों के साथ भी ही और शी का ही यूज किया जाता है। एक जानवर बच्चों एक्सेप्शनल है और वो है फॉक्स। ये एक मेल है, लोमड़ी, मगर इसका फीमेल होता है, इसका फीमेल है विक्सेन, VIXEN, विक्सेन आ जाएगा तो आपको शी लगाना है। मगर फॉक्स एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है, अपवादिक केस है, जो मेल होने के बावजूद अपने साथ शी ले सकता है। तो फॉक्स का एक याद रखिएगा कि फॉक्स एक एक्सेप्शनल है जिसके साथ शी लगाया जा सकता है। उसके पीछे कंसेप्ट है कि लुकिंग एट देम यू कैन नॉट डिसाइफर आउट, यू कैन नॉट डिस्टिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल। फाइन। सो उस सब चक्करों में आपको नहीं जाना है उतना डिटेल में। इट इज क्लियर। नाउ कमिंग टू इट। इट में आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल एनिमल्स, insects, pest is actually small animals only, fine, and all non living things, सभी नॉन लिविंग थिंग्स और छोटे जानवर, कीड़े मकोड़े। छोटे जानवरों का अगर आप देखिए तो आपको जनरली किसी भी छोटे जानवर का या किसी भी इंसेक्ट या पेस्ट का मेल और फीमेल के लिए
अलग अलग इंग्लिश में वर्ड नहीं मिलेंगे, है ना। माउस आपको मिला, आपको स्क्विरल मिला, आपको फ्लाई मिला, आपको मॉस्क्यूटो मिला, फाइन, आपको लिजर्ड मिला। तो लिजर्ड का मेल और फीमेल जनरली आपको नहीं मिलेगा। और रिजेंबलेंस भी इनकी, चाहे आप इनको देख रहे हो तो भी आप इनको देखकर बाय द रिजेंबलेंस, उनके जैसा कि वो दिख रहे हैं, बाय द अपीयरेंस, आप ये नहीं डिस्टिंक्ट कर सकते कि ये मेल है कि फीमेल, जब तक कि उनको आप लेबोरेटरी में हॉस्पिटल लेकर नहीं चले जाए, यू कैन नॉट डिस्टिंक्ट देम। तो इसलिए इन एवरी कंडीशन ये इट ही लेंगे, है ना। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, चाइल्ड, इन्फैंट और बेबी, चाइल्ड, इन्फैंट और बेबी, ये भी तीनों जनरल वर्ड हैं, आप लड़के और लड़की दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, इसलिए इस कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे कि दोनों से अलग अलग नाम है। और रिजेंबलेंस वाला फैक्टर भी इनमें लागू नहीं होता, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं कि बाय merely looking at their face, if they don't have beard come out, they don't have long hairs, if they are very small, if they are just born, तो इनका कोई रिजेंबलेंस भी नहीं है। एकदम छोटे बच्चे को देखकर आप बाय द फेस नहीं बता पाएंगे कि मेल है कि फीमेल है, फाइन। सो अगर इनमें भी, छोटे बच्चों में भी आपने जनरल बात किया, तो इनके लिए भी इट का यूज एक्सेप्टेड है, फाइन। सो चाइल्ड, इन्फेंट और बेबी के साथ इट का यूज हो सकता है, मैं क्लियर। फिर न्यूट्रल जेंडर में एक चीज आपको बता दें, न्यूट्रल जेंडर में कभी कभी सेंटेंस ऐसा बनता है जब आप उसको पर्सोनिफाई करते हैं, मानवीकरण करते हैं, क्लियर। सो अगर ऐसी चीज जिनमें बड़ी स्ट्रांगनेस है, बड़ी स्टर्डीनेस है ना, रूडनेस है, हार्शनेस है, इन सब चीजों का अगर पर्सोनिफिकेशन होता है तो ये ही की तरफ जाते हैं, फाइन। अगर पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, डेथ, है ना, द डेथ हैज पुट हिज आईसी हैंड, फाइन। सो आप जनरली इनको मेल की तरफ लेकर जाते हैं। मगर अगर कोई ऐसी चीज है जिनमें करुणा है और थोड़ा सा टेंडरनेस है, तो ये पर्सोनिफिकेशन करने पर फीमेल की तरफ, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन किया है तो या तो मेल या तो फीमेल की तरफ जाना ही है। इसलिए जनरली नेम ऑफ द कंट्रीज, नेम ऑफ द शिप, पानी का जहाज, राइट, नेम ऑफ द शिप, इन सब चीजों को भी अगर पर्सोनिफाई किया जाए तो ये फेमिनिन जेंडर में जाते हैं। इंडिया इज अ बिग कंट्री, शी हैज अ वेरी बिग पॉपुलेशन, है ना, शी हैज अ लार्ज पॉपुलेशन। सो आप इस तरह से बोल सकते हैं, क्लियर। सो आई होप आपको ही और शी के कुछ कंसेप्ट क्लियर हैं। आपको एरर इस कंटेक्स्ट में बहुत ही कम आता है, बहुत ही कम आएगा। जो जनरली आता है वो बहुत ही इजी होता है, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेल है और ये फीमेल है और ये नॉन लिविंग थिंग है, तो इनके लिए आपको इट लगाना है। और जो थोड़ी बहुत चीजें है वो मैंने आपको बता दिया। मुझको यहीं पर एक एरर याद आ रहा है जो इस कंटेक्स्ट में बताया जा सकता है। तो जो एरर आता है बच्चों, वो है मेल और फीमेल शब्द का यूसेज। सपोज आई हैव गॉट दिस मार्कर इन माई हैंड, और आप हमसे अगर पूछे कि सर द मार्कर दैट यू आर होल्डिंग इन योर हैंड इज मेल और अ फीमेल, so I'll say you are asking me a very foolish question. There is no point of asking it is a male or a female because it is a non-living thing. Fine. So with non-living thing, adjectives like male or female cannot be used. मगर जनरली हम लोग बोल देते हैं कि ये मेल कंपार्टमेंट है। आप लेडीज टॉयलेट में, सॉरी फीमेल टॉयलेट है ये। सो नॉन लिविंग थिंग के साथ मेल और फीमेल का यूज अगर आप कर देंगे तो वो एरर हो जाएगा, है ना, जो एरर देखा गया है। और आपको बोलना क्या चाहिए, जेंट्स कंपार्टमेंट और लेडीज कंपार्टमेंट। जेंट्स एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, भाई, जेंट्स कंपार्टमेंट।
या लेडीज टॉयलेट। लेडीज में अंत में एस लगा है, इसलिए मैं आपको बता दूं। ओके, बस ऐसा ही, लेडीज टॉयलेट। मैंने आपको एपोस्ट्रोफी क्लियरली पढ़ाया है, उसको आप जाकर देख लीजिएगा। Am I clear? सो जेंडर में ये कुछ बातें मैंने सोचा आपको बताता चलूं। अब चलते हैं, एक प्रोनाउन को अपने नाउन से मैच करना चाहिए, नंबर्स से और प्लेस से। बच्चों इसके लिए मुझको एक टेबल बनाना पड़ेगा। सो मैं टेबल बनाता जा रहा हूं और साथ साथ बोलता जा रहा हूं, आप देखते भी चलिए और बनाते भी चलिए। आपको पहले 3 बड़े सेक्शन बना लीजिए, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। और पॉजिटिव में भी दोनों बना लीजिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव 2 होता है, मैं आपको ये नाउन में पढ़ा चुका हूं। एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। दिस इज माई हाउस और दिस हाउस इज माइन, ये सब मैंने आपको नाउन में डिस्कस करा दिया है बच्चों। ओके, अब मैं अगर एक बार में लिखता चला जाऊं तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में हो गया आई और प्लूरल हो गया वी। क्लियर? सेकंड पर्सन में हो गया यू, थर्ड पर्सन में हो गया ही, शी, इट और इन तीनों का प्लूरल दे। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। क्लियर? आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है इसका मतलब ये नाउन के साथ आएगा, क्या हो जाएगा? माई, पॉजिटिव प्रोनाउन माइन, और इसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा गिव दिस पेन टू मी और आई, गिव दिस पेन टू मी। फाइन? वी, आवर, आवर्स और अस। यू, योर, योर्स। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जनरली जो पॉजिटिव प्रोनाउन है उसमें एस लगता है, और यू का सब्जेक्टिव भी यू है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू है। ही का हिज, जनरली इसका कोई पॉजिटिव होता ही नहीं है, अगर यूज करना है तो हिज ही बोलते हैं, अदरवाइज नहीं। और हिम, शी का हर, हर्स, और हर। इट का इट्स, और इट का भी इट ही रहेगा। और दे का देयर, THEIR, theirs और them। आई होप ये टेबल आपको विजिबल है। यस, इट इज विजिबल, आई कैन सी दैट। इसको आप लोग उतार लीजिए। ओके, नाउ अब आप देखिए, आपको पता होगा कि प्रोनाउन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। वो प्रोनाउंस जिनका यूज व्यक्ति अपने लिए करता है वो होते हैं फर्स्ट पर्सन, जिनका सिंगुलर फॉर्म है आई और प्लूरल फॉर्म है वी। आई और वी बच्चों क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन। क्लियर? यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन वो व्यक्ति है जिसका जो आपके सामने है वो आपका सेकंड पर्सन। सिंगुलर के लिए भी यू और प्लूरल के लिए भी यू, है ना? दोनों के लिए आप यू का ही यूज करेंगे। स्ट्रक्चर आर ही लेगा, स्ट्रक्चर प्लूरल ही लेता है। फाइन, यू आर, यू वर, मगर यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। सो दिस इज सेकेंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन में आ जाएगा ही, शी, इट और दे। थर्ड पर्सन वो लोग हैं जो इस समय हम लोगों के साथ नहीं है, जो यहां पर मौजूद नहीं है, और जो कोई तीसरा व्यक्ति है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, कल
वो जो हमसे मिलने आए थे, वो जो मेरा दोस्त तुमसे लड़ाई करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ही, शी, इट, ये तीनों क्या हो जाएंगे? सिंगुलर। और इन तीनों का दे जो है प्लूरल है। इस बात का ध्यान रखिएगा, प्लूरल इट का भी है, शी का भी है, ही का भी है, तीनों का प्लूरल है दे। आई थिंक आई एम क्लियर। एक चीज और आपको मैं बता दूं, वैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मगर सिर्फ मेंशनिंग है तो मैंने आपको सोचा बताता चलूं। आप अगर महसूस कीजिए तो फर्स्ट पर्सन में आपको नंबर मिल रहा है, यानी कि आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है, और प्लेस मिल रही है कि ये दोनों सब्जेक्टिव है। सेकंड पर्सन में भी आपको मिल रहा है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज हो सकता है, प्लेस मिल रही है सब्जेक्टिव। मगर फर्स्ट और सेकंड में यानी कि आई, वी और यू में हमको जेंडर नहीं पता चल रहा है कि ये मेल है कि फीमेल। मगर आप थर्ड में आ जाइए, ही तीनों चीजों को बता रहा है। ये भी बता रहा है कि हम सिंगुलर हैं, ये भी बता रहा है कि हमारा प्लेस सब्जेक्टिव है, और ये भी बता रहा है कि हम मेल। फाइन। फर्स्ट और सेकंड पर्सन क्यों नहीं मेंशन कर रहा? फर्स्ट और सेकंड पर्सन बच्चों इसलिए भी मेंशन कर रहा है कि वो दोनों आमने सामने हैं, और जब दो चीज आमने सामने है तो दे नीड नॉट मेंशन द जेंडर्स। कभी आपने सुना है कि दो लोग आमने सामने वो ऐसे बोले, मैं जो कि लड़का हूं वो तुम जो कि लड़की हो उससे बात कर रहा हूं? सो इट इज नॉट वर्थ मेंशनिंग, तो इसलिए इसमें मेंशन नहीं होता। और थर्ड पर्सन जो कि वहां मौजूद रहेंगे उसमें नंबर, जेंडर और प्लेस तीनों मिलते हैं। और उसके बाद ये टेबल है। अब इस टेबल के बुनियाद पर आपको देखना है कि एक प्रोनाउन को अपने नाउन से नंबर से भी मैच करना चाहिए, जेंडर से भी मैच करना चाहिए, और प्लेस से भी मैच करना चाहिए। आई होप आई एम क्लियर। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये तो हम लोग जान गए कि एक प्रोनाउन को अपने नाउन से मैच करना चाहिए, नंबर, जेंडर और प्लेस से। कुछ प्लेसेस बच्चों ऐसी हैं जो क्योंकि बहुत क्लियर नहीं है, अभी जो नोविस है, अभी जो उतना पढ़े लिखे नहीं है, बिगिनर्स हैं जिन्होंने उतना ग्रामर नहीं पढ़ा है, उनको प्लेसेस के बारे में कुछ क्लियरिटी नहीं होती, और इसलिए वो कुछ जगहों पर बहुत क्लियर नहीं होते कि ही लगाना है कि हिम लगाना है। तो उन चीजों को हम लोग एक बार रिवाइज कर ले, क्योंकि उस पर क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पहला आप हेडिंग डाल सकते हैं, सम इंपॉर्टेंट प्लेसेस। ओके, पहला इंपॉर्टेंट है, लेट आफ्टर द वर्ड लेट ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। क्या बोलते हैं? लेट मी गो, लेट अस प्ले। ओके, लेट मी गो, लेट अस प्ले। सो लेट शब्द के बाद हमेशा प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्टिव केस में आता है। क्यों? आपने पढ़ा होगा एक्टिव पैसिव, उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ा होगा, ओपन द डोर, है ना? ओपन द डोर पढ़ा है ना? आप अगर इसका पार्सिंग करो तो ये ओपन हो जाएगा मेन वर्ब, द ऑब्वियसली आर्टिकल, एडजेक्टिव, और डोर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और इसका हम पैसिव बनाते हैं तो क्या बोलते हैं? लेट। अब लेट के बाद हमने क्या उठाया है? द डोर बी ओपन। ओके, सॉरी। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट के बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होता है। फाइन। सो लेट मी गो। दूसरा, आफ्टर प्रेपोजिशन, आफ्टर प्रेपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड। प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होता है। मैंने आपको नाउन की प्लेसेस में बताया है कि अगर
सेंटेंस में प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन आ रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन बोलते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन बोलते हैं। जैसे अगर हम बोले राम इज सिटिंग ऑन द चेयर, राम इज सिटिंग ऑन द चेयर, राम कुर्सी पर बैठा हुआ है। फाइन, तो अगर राम इज सिटिंग ऑन द चेयर है तो ये यहां तो सब्जेक्ट राम है, ये चेयर क्या है, ये चेयर है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन ऑन। फाइन, इसका मतलब प्रेपोजिशन के बाद भी प्रोनाउन अपने ऑब्जेक्टिव केस में आता है। क्लियर? ओके, तो दो चीज हम लोगों ने किया कि प्रेपोजिशन के बाद जैसे दिस फाइट इज बिटवीन, माइंड यू बिटवीन इज अ प्रेपोजिशन, यू एंड आई। अब यू तो हम क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों वाला है तो ये मान के चलो कि ये ऑब्जेक्ट वाला है, तो यहां पर एरर हो गया। यू एंड आई की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, दिस फाइट इज बिटवीन यू एंड मी। क्लियर? तो लेट के बाद और प्रेपोजिशन के बाद, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो है टू बी और दैन। देखो, दैन जो है कंपेरेटिव वर्ड है, दो चीजों में जब आपस में तुलना की जाती है, राम इज टॉलर दैन श्याम। टू बी एक प्रकार का जब हम किसी से अपनी सिमिलैरिटी बताते हैं, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, आई वॉन्ट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल सेक। फाइन, आई वॉन्ट टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो टू बी और दैन में आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप ये किस चीज से तुलना कर रहे हैं या समानता बता रहे हैं। अगर आप ऐसे नाउन या प्रोनाउन से तुलना या समानता कर रहे हैं जो कि सब्जेक्टिव केस वाली है तो टू बी और दैन के बाद सब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन लगेगा। मगर अगर ऐसे तो तुलना कर रहे हैं जिसकी पोजीशन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की है तो ये अपने बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम इज टॉलर दैन। अब देखो दैन आ गया, दैन के पहले कौन सा वर्ड है, राम, इसका मतलब राम से तुलना हो रही है। तो अब राम सब्जेक्टिव है ना, तो राम इज टॉलर दैन मी अगर आपने बोल दिया सो दैट वुड बी एन एरर। करेक्ट क्या है, राम इज टॉलर दैन आई। ओके, सिमिलरली अगर हम इसमें ऑब्जेक्ट की प्लेस पर ले आए राम को और कहते श्याम बिलीव्स राम इज टॉलर दैन। अब देखो दैन के पहले फिर राम है, मगर अब की बार जो राम की पोजीशन है वो सब्जेक्ट की नहीं है, अब की राम जो है वो बिलीव क्रिया के ऑब्जेक्ट हैं। फाइन, तो अब यहां पर करेक्ट हो जाएगा मी। आई होप आपको बात में समझा पा रहा हूं। क्लियर? Similarly is the same as the case with to be also. I want to be he, ना कि him. I want to be, करेक्ट क्या है, I want to be he, ना कि him. Okay? उसके बाद एक बहुत अच्छा और प्लेस है जिरंड के साथ। जिरंड है ना वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, जो कि नाउन के प्लेस पर आती है। जिरंड के साथ जब भी आप प्रोनाउन का यूज करेंगे
तो वो प्रोनाउन होना चाहिए अपने पॉजिटिव केस में, है ना। अगर आप बोलें कि मेरे फादर मुझे पसंद नहीं करते, तो अंग्रेजी क्या हो जाएगी? माय फादर डज नॉट लाइक मी, दैट इज करेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस। मगर अगर आप ये ना कहें और आप ये कहें कि मेरे फादर मेरा गाना गाना पसंद नहीं करते, फाइन, तो अब अंग्रेजी क्या हो जाएगी? माय फादर डज नॉट लाइक मी गोइंग टू दिस, सॉरी, मी singing the song, this is wrong, और आपको क्या करना पड़ेगा? my singing song। तो जीरन के साथ हमेशा अपॉस्ट्रोफी केस यानी कि पॉजिटिव केस का यूज होगा प्रोनाउन में। क्लियर? फिर एक और कंसेप्ट आपको इसमें बताएं, इंपॉर्टेंट है, और वो है कंसेप्ट ऑफ एम्प्टी इट। एम्प्टी इट का कंसेप्ट अभी बस मैंने आपको जब स्टार्टिंग का लेक्चर किया था, मैंने आपको बताया था कि अ प्रोनाउन कैन नेवर बी द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ एनी सेंटेंस अनलेस a noun has come before it, fine। कभी कभी it आपको सेंटेंस में मिलता है ना, और आपको it मिलता है और आप कहते हैं सर ये कैसे it मिल गया बाकी का पहला शब्द? आप किसी के घर गए और आपने दरवाजे पर दखुल बाब उर्दू में बोलते हैं खटखटाया, जो नॉक्ड द डोर, दरवाजे को खटाया, अंदर से उसने बोला कौन है, और आपने बोला इट्स मी। जनरली हम लोग इट्स मी बोलते हैं, और आपने बोला मैं हूं, और आपने बोला इट इज मी, जबकि मी का यूज यहां पर गलत है, वो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप क्या बोलेंगे? इट इज मी। ये इट क्या है? क्या किसी नाउन का प्रोनाउन है? ये क्या कोई नॉन लिविंग थिंग का जिक्र ही नहीं हुआ यहां पर? ये इट जो है इसका कोई भी एग्जिस्टेंस सेंटेंस में नहीं है। मीनिंगफुल ये एकदम नल है ना, इसका कोई वैल्यू नहीं, मीनिंगफुली। मगर एक सेंटेंस को स्ट्रक्चर देने के लिए, है ना, आप डायरेक्ट तो इज मी नहीं बोल सकते ना, देयर हैज टू बी समथिंग दैट इज वर्किंग एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट। सो इट यहां पर केवल सेंटेंस को स्टार्ट देने के लिए, स्ट्रक्चर देने के लिए आ गया है, इसका प्रोनाउन की वैल्यू नहीं रख रहा है। तो ऐसे इट को बोलेंगे ये एम्प्टी इट है, एम्प्टी इट है। अब क्योंकि ये अपनी वैल्यू ही नहीं रख रहा है, यहां पर सब्जेक्ट है ही नहीं, तो फिर ये इसको कैसे कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट बना सकता है? क्योंकि अभी तक तो आप यहां पर केवल स्ट्रक्चर के लिए मान रहे हैं, है ना, और ये कह रहे हैं कि इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये कोई प्रोनाउन ही नहीं है, किसी नॉन लिविंग थिंग का बदल ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे में आपको करेक्ट अंग्रेजी लिखनी चाहिए, इट इज आई, क्योंकि यहां पर ये कोई भी वैल्यू नहीं रखता, है ना। तो एम्प्टी इट के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है बच्चों, तो वो हमेशा अपने सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। इट्स मी बोलने में प्रचलन में आ गया है और लोग सुनने में एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, मगर अगर आप प्योर ग्रामर की बात करेंगे तो ये इट वुड स्टैंड एज एन एरर। ओके, सो एम्प्टी हेयर भी होता है, हेयर देयर भी एम्प्टी एडवर्ब्स हैं, खैर उस सब डिटेल में नहीं जाना है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। तो आपको मैं बता रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जैसे मैंने टू बी और दैन के बारे में बताया, ये बेसिक बातें हैं जो प्रोनाउन में एरर्स करती हैं। इसके बाद जो प्रोनाउन में एरर स्टार्ट होता है वो है प्रोनाउन के अलग अलग प्रकार का ना। देयर आर, अगर आप उसको एकदम अलग 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 कर लीजिए, इम्फैटिक अलग कर लीजिए, रिफ्लेक्सिव अलग कर लीजिए, तो 11 प्रकार के प्रोनाउन हो जाते हैं, फाइन। और 11 में से 11 प्रकार के प्रोनाउन पर एक एक एरर है ना। पर्सन प्रोनाउन पर एरर है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन पर एरर है, इम्फैटिक प्रोनाउन पर एरर है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर एरर है,
है ना, एंड या रेसिप्रोकल प्रोनाउन पे मैंने आपको बताया कि एक अभी बहुत बढ़िया ईच अदर और वन अनदर का एरर है। सो अब हम लोगों को क्या करना है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पर एरर है, फाइन। सो अब हमको क्या करना है कि जितने भी प्रोनाउंस हैं उनके ऊपर जो एक एक एरर्स हैं उनको अलग अलग से पढ़ना है, और कुछ मिसलीनियस एरर्स और आते हैं प्रोनाउन में, एंड दैट इज इट। सो बच्चों प्रोनाउन आसान है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट प्रोनाउन के लेक्चर में मैं आपको प्रोनाउंस के जितने भी प्रकार हैं और उनके ऊपर जो जो एरर्स आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि सुना कीजिए और सुनने के बाद क्वेश्चंस कीजिए टीचर से, तो हो सकता है कि आपको कोई हेल्प मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।